नमस्कार। स्टेम की आंतरिक संरचना के बाद हम आते हैं लीफ की आंतरिक संरचना। लीफ जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है, सिमिलेटरी लीफ जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है, तो इस पिन्नेटली कंपाउंड लीफ की जो एक मिडरिब है, मिडरिब को हम यहाँ पर कहते हैं रैचिस, और उसके रैचिस के दोनों तरफ जो पत्तियाँ लगी हुई होती हैं, जो पिन्ना लगे हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं लीफलेट्स। तो सबसे पहले हम आते हैं कि लीफ जो है उसकी आंतरिक संरचना में रैचिस और लीफलेट, ये दो संरचनाओं का हम लीफ में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रैचिस की संरचना किस तरह की होती है। तो जब रैचिस का जो मतलब जो लीफ का जो मिड वाला रीजन है, जो वो रैचिस कहलाता है, तो उसकी जब टीएस काटते हैं, अनुप्रस्थ काटते हैं तो बाह्य रेखा इसकी बेलनाकार प्रतीत होती है और रैचिस की एडेक्सियल सतह पर, अभ्यक्ष सतह पर दो पंक्तियों में व्यवस्थित होती है लीफलेट्स। और रैचिस की जो आंतरिक संरचना है उसको हम तीन भागों में बांट देते हैं: एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू और वस्कुलर रिंग, वस्कुलर बंडल की रिंग। सबसे पहले हम आते हैं बाह्य त्वचा। तो सबसे बाहरी जो परत है वो बाह्य त्वचा कहलाती है और इसकी सतह पे, बाह्य त्वचा की सतह पे सबसे बाहर की तरफ क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है। बाह्य त्वचा में अंदर की ओर धसे हुए स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं। धसे हुए होने के कारण इनको हम संकर्ण स्ट्रोमेटा कहते हैं। तो संकर्ण स्ट्रोमेटा का पाया जाना, और ये संकर्ण स्ट्रोमेटा जो है, प्रत्येक स्ट्रोमेटा दो गार्ड सेल और दो एसिमिलेटरी सेल, जो दो सब्सिडरी सेल्स के द्वारा निर्मित होता है। बाह्य त्वचा के नीचे आते हैं हम, तो हाइपोडर्मिस होती है और ये दो प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। बाह्य त्वचा के ठीक नीचे पाई जाने वाली क्लोरेन्काइमा की 2-3 परत होती है और इसकी जो कोशिका भित्ति है वो पतली होती है। इसके अंदर की ओर हम आते हैं तो मोटी भित्ति युक्त स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनकी 4 से 5 परत पाई जाती हैं। रैचिस की, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर रैचिस का, कि ये जो है ये इसकी आउटलाइन डायग्राम है। तो ये रैचिस, हम ये दोनों तरफ से ये इस तरह से, ये हमको कुछ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, बेलनाकार स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और ये जो दोनों तरफ से ये इस तरह से जो निकला हुआ आपको दिख रहा है, ये लीफलेट्स लगे हुए होते हैं दोनों तरफ रैचिस के। ये बाहर वाली यहाँ पर जो वस्कुलर, ये सबसे बाहर की परत जो होती है वो एपिडर्मिस, उसके अंदर हाइपोडर्मिस और फिर पूरा ग्राउंड टिश्यू होता है। तो यहाँ पर ये जो आपको इस तरह से ये ऐसे इस शेप का ओमेगा शेप बोलते हैं, ये ओमेगा शेप में वस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं, जो कि ग्रीक शब्द ओमेगा होता है, उसके शेप में ये वस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं। यहाँ पर ये आप देखेंगे कि ये सबसे तरफ बाहरी परत है, ये यहाँ पर ये स्ट्रोमेटा सनकन अंदर की तरफ धसे हुए स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं। ये इतना सा पोर्शन जो है ये हाइपोडर्मिस का, जो कि क्लोरेन्काइमा की होती है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए क्लोरेन्काइमा कहते हैं। अंदर की तरफ नीचे आते हैं तो 5-6 लेयर की, हमको 4 से 5 या 4 से 6 लेयर की स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं की बनी हुई हाइपोडर्मिस, इंटरनल हाइपोडर्मिस कह लो। अंदर की तरफ मतलब क्लोरेन्काइमा से अंदर स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई, धुरोतक की बनी हुई हाइपोडर्मिस। फिर उसके अंदर आते हैं तो ये पूरा ग्राउंड टिश्यू होगा। इस ग्राउंड टिश्यू जो कि पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना हुआ होता है, और इसके अंदर ये म्यूसिलेजिनस डक्ट पाई जाती है बीच बीच में। उसके बाद अंदर की तरफ हम आते हैं तो जो ग्राउंड टिश्यू है पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से ढका हुआ होता है, और इस ग्राउंड टिश्यू के अंदर ओमेगा शेप के, ये यहाँ पर आप ये ओमेगा शेप के इस तरह से वस्कुलर बंडल दिखाई देती है। इसी का एक पोर्शन हमने इस तरह से काटा है, और ये वाला जो है पोर्शन का इंटरनल स्ट्रक्चर सेल्यूलर डायग्राम है कि सेल हमको कोशिकाएं किस तरह से दिखाई देती है, कौन कौन से टिश्यू इसमें पाए जाते हैं। अब ग्राउंड टिश्यू के अंदर ये हमको अंदर की तरफ ये म्यूसिलेजिनस डक्ट है, और अंदर की तरफ आते हैं तो ओमेगा शेप में ये इस तरह से वस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं। और ये जो वस्कुलर बंडल है, बंडल के चारों तरफ एक दृढ़ तक, ये आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ एक आवरण पाया जा रहा है, दृढ़ तक कोशिकाओं का एक आवरण पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं बंडल शीट। वस्कुलर बंडल कॉन्ज्वाइंट, कोलेटरल और ओपन होते हैं, और ये डिप्लोजाइलिक प्रकार के होते हैं। डिप्लोजाइलिक मतलब कि इसके अंदर दो प्रकार का जाइलम पाया जाता है, एक सेंट्रीपिटल जाइलम और एक सेंट्रीफ्यूगल, अभिकेंद्री और अपकेंद्री जाइलम
दिखाई देता है। तो ये जो है एक तरह का जाइलम, ये यहाँ पर अपकेंद्री अभिकेंद्री दो तरीके से छोटे छोटे बंडल के रूप में दिखाई देगा और बाहर की तरफ ये फ्लोएम दिखाई देगा। तो इस तरह से यहाँ पर दो तरह का जाइलम डिप्लोजाइलिक स्थिति पाई जाती है। ये वस्कुलर बंडल का स्ट्रक्चर इस तरह से डिप्लोजाइलिक होता है। इसके बाद रैचिस के आधार, मध्य और शीर्ष स्थान पर तीनों भागों में संवहन पुल में जाइलम और फ्लोएम की व्यवस्था अलग अलग दिखाई देती है। ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ये रैचिस है, ये स्टेम है, ये ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये रैचिस का, इसके दोनों तरफ इस तरह से पिन्ना लगे होते हैं। ये रैचिस का स्ट्रक्चर है। हम रैचिस के अंदर रैकिस की स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम का जो स्ट्रैंड है ये इस तरह से इसमें इंटर करते हैं। यहाँ पर जैसे ये आधार का भाग है, स्टेम की तरफ से जो ये आधार भाग है ये मिडिल भाग है और ये एपिकल रीजन है। तीनों तरफ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो रेखाएं डली हुई हैं, तो ये ब्लैक वाली जो है ये जाइलम के लिए है, ये फ्लोएम के लिए है। तो जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट धीरे धीरे बेस से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं अलग दिखता जाता है। एपेक्स की तरफ से हमको जो इस तरह का अरेंजमेंट दिखाई देगा, मिडिल्स में हमको इस तरह का अरेंजमेंट दिखाई देगा, और मतलब जो मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम की स्थिति हमको अलग अलग दिखाई देगी, और ये सेंटर में तो बेस पर। तो यहाँ पर ये फ्लोएम की स्थिति होगी, और ये जो है यहाँ पर ये फ्लोएम से लगा हुआ मेटाजाइलम और ये प्रोटोजाइलम। इसी तरह से ये फ्लोएम है, ये जाइलम की स्थिति, यहाँ पर ये सेंट्रीफ्यूगल जाइलम और ये सेंट्रीपीटल जाइलम। इसी तरह से यहाँ पर ये सेंट्रीपीटल जाइलम, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन जितना भी है सेंट्रीपीटल जाइलम है, और ये जो दो छोटे छोटे से बंडल दिखाई दे रहे ये सेंट्रीफ्यूगल जाइलम है। तो धीरे धीरे ये इस तरह से स्थिति हमको दिखाई देती है। यहाँ पर जैसे जैसे बेस से एपेक्स की तरफ बढ़ेंगे तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम की स्थिति हमको अलग अलग तीनों जगह से अलग अलग दिखाई देती है। ये एक वस्कुलर बंडल का जो स्ट्रक्चर है, इसके चारों तरफ ये स्क्लेरन काइमेटर शीट दिखाई देती है। ये जाइलम मेटाजाइलम की सेल्स ये यहाँ पर हमको दिखाई देगी, मेटाजाइलम, और ये सेंट्रीपीटल जाइलम, और ये जो दो छोटे बंडल दिखाई दे रहे हैं ये सेंट्रीफ्यूगल जाइलम, प्रोटोजाइलम। यहाँ पर ये ऐसे वाई शेप में ये जाइलम दिखाई देगा, और इस जाइलम के अंदर इसके वाई की जो नीचे रेखा है उसकी दोनों तरफ सेंट्रीफ्यूगल जाइलम दिखाई देता है, बाकी सारा फ्लोएम का पोर्शन होगा। तो इस तरह से ये बंडल शीट होगी और डिप्लोजाइलिक स्थिति ये होती है। इसके बाद यहाँ पर ये जो व्यवस्था रैचिस की जो व्यवस्था हमको दिखाई दे कि रैकिस में मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम की जो व्यवस्था हमको दिखाई दे रही कि दिन में अलग अलग आधार से मध्य की तरफ और शीर्ष स्थान पे अलग अलग जो संवहन बंडल की व्यवस्था जाइलम और फ्लोएम की दिखाई दे रही। तो इसमें रैकिस के आधार पर संवहन पुल में केवल हमको अपकेंद्री जाइलम दिखता है। इसमें प्रोटोजाइलम रैचिस के केंद्र की ओर स्थित होता है और एंडार्क होता है। जाइलम की इस प्रकार की दशा स्टेम में भी पाई जाती है। रैकिस के आधार पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अपकेंद्री जाइलम की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, और प्रोटोजाइलम जो है वो एंडार्क होता है और प्रोटोजाइलम के पार्श्व में दोनों तरफ बढ़ने लगता है, और वहाँ पर हमको सेंट्रीफ्यूगल जाइलम भी दिखाई देने लगता है। इन प्रोटोजाइलम तत्वों के पीछे मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं के कुछ समूह विकसित हो जाते हैं जिनको हम कहते हैं सेंट्रीपीटल जाइलम, और रैचिस के शीर्ष की ओर सेंट्रीपीटल जाइलम की मात्रा सेंट्रीफ्यूगल जाइलम से अधिक होती है। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा ये सेंट्रीपीटल जाइलम से सेंट्रीफ्यूगल जाइलम की मात्रा। तो जाइलम जो है यहाँ पर जाइलम के दोनों ओर छोटे छोटे समूह में पाया जाता है। जो अभिकेंद्री जाइलम है वो छोटे छोटे समूह में, सेंट्रीपीटल जाइलम छोटे छोटे समूह में पाया जाता है, और रैचिस के शीर्ष में भी इसी तरह की दशा हमको दिखाई देती है। और लीकोंग के अनुसार अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय दोनों प्रकार के जाइलम का उद्भव जो है वो भिन्न है। इनके अनुसार अभिकेंद्रीय जाइलम
के तत्वों का विभेदन विकास की प्रारंभिक अवस्था में ही हो जाता है, परंतु सेंट्रीफ्यूगल जाइलम बहुत इसका जो विभाजन है वो बहुत धीरे धीरे होता है। मतलब लिग्निफिकेशन जो होता है वो बहुत धीरे धीरे, तत्वों का जो लिग्निफिकेशन होता है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है। फिर अपकेंद्रीय जाइलम जो है वो उसमें अधिकांश तत्व की उपस्थिति द्वितीयक वृद्धि से होती है। इसके बाद आते हैं हम जो लीफलेट है उसका स्ट्रक्चर। तो लीफलेट का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और ये इस तरह से दिखाई देता है, थोड़ा सा विंग टाइप स्ट्रक्चर। ये इसके जो दोनों लीफलेट के जो दोनों साइड है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, तो ये कुछ इस तरह से ये विंग लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। लीफलेट की जो संरचना है इसमें केवल एक ही मध्य शिरा होती है, जहाँ पर ये वस्कुलर बंडल हमको दिखाई देता है ये केवल एक ही मध्य शिरा होती है और लेटरल वैन का इनमें अभाव होता है। जब हम इसका टीएस काटते हैं तो मध्य शिरा के दोनों तरफ से ये थोड़ा सा फूला हुआ भाग और फिर ये विंग्ड स्ट्रक्चर मुड़ा हुआ हमको, उसके जो उपांत है वो इस तरह से मुड़े हुए हमको दिखाई देते हैं। इसमें यदि इसकी हम डिटेल स्ट्रक्चर देखें सेलुलर डायग्राम से, तो ये सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस पाई जाती है जिसके ऊपर क्यूटिकल की परत पाई जाती है मोटी सी। उसके बाद बाह्य त्वचा ऊपर वाली जो है वो कंटिन्यू होती है और दो लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस। तो ये जो अपर एपिडर्मिस है ये कंटिन्यू होती है। लोअर एपिडर्मिस ये वाली जो है ये लोअर एपिडर्मिस कहलाती है। लोअर एपिडर्मिस पर हमको स्टोमेटा दिखाई देते हैं और ये स्टोमेटा केवल ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला मिडिल वाला रीजन और ये वाला जो है ये विंग वाला रीजन कहलाता है, ये दोनों रीजन। तो ये जो विंग वाला रीजन है इसके अंदर ही स्टोमेटा पाए जाते हैं, ये जैसे ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा पाए जाते हैं और रंध्र केवल विंग वाले रीजन में ही पाए जाते हैं, मध्य क्षेत्र में अनुपस्थित होते हैं। बाह्य त्वचा के नीचे जो ध्रुव तक स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस होती है और बाह्य त्वचा के नीचे की तरफ ये स्क्लेरेंकाइमेटस अपर एपिडर्मिस के नीचे और लोअर एपिडर्मिस के नीचे दोनों तरफ ये स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस होती है। इस हाइपोडर्मिस के नीचे डोर्सल साइड पर एक कंटिन्यूस लेयर के रूप में उपस्थित होती है। मध्य क्षेत्र में इसकी मोटाई विंग क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होती है और वेंट्रल साइड पर हाइपोडर्मिस केवल मध्य शिरा में ही पाई जाती है। फिर हाइपोडर्मिस के नीचे मेसोफिल पाया जाता है, पैलिसेड टिश्यू पाया जाता है। ये पैलिसेड टिश्यू मेसोफिल टिश्यू हो गया। मेसोफिल टिश्यू दो में डिवाइडेड है, स्पॉन्जी टिश्यू और पैलिसेड टिश्यू। तो ये वाला जो है ये खंभोतक इस तरह से दिखाई देते हैं हमको, अपर एपिडर्मिस के नीचे खंभोतक दिखाई देता है। पैलिसेड टिश्यू जो है वो अपाक्ष सतह की ओर ध्रुव तक जो हाइपोडर्मिस के नीचे एक सतत लेयर के रूप में पाया जाता है और स्पॉन्जी टिश्यू केवल विंग्स में ही पाए जाते हैं। ये पैलिसेड टिश्यू तो हमको पूरे में मध्य भाग में भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी, और ये विंग वाले रीजन में ही केवल पैलिसेड टिश्यू दिखाई दे। पैलिसेड टिश्यू दोनों में, मध्य भाग में भी दिखाई देता है और ये विंग वाले भाग में भी दिखाई देता है, लेकिन स्पॉन्जी टिश्यू जो है वो केवल इस विंग वाले भाग में ही दिखाई देगा। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा इसकी कोशिकाएं जो है वो गोल और अंडाकार होगी और इन कोशिकाओं के बीच में बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस, जैसे कि ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस दिखाई देंगे। और पैलिसेड व स्पंजी पेरेन्काइमा दोनों प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद जो मध्य शिरा वाला जो भाग है लीफलेट का, तो मध्य शिरा वाले भाग में जाइलम की दोनों पार्श्व भागों पर ट्रैकिट से मिलती जुलती कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। और ये कोशिकाएं छोटी, और ये यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये
ये जो है इस तरह की लंबी लंबी सी ये छोटी कोशिकाएं, ये लंबी लंबी चपटी सी कोशिकाएं, इनको कहते हैं हम ट्रांसफ्यूज़न टिश्यू। तो ये जो ट्रांसफ्यूज़न टिश्यू है ये चौड़ी कोशिकाएं होती, छोटी और चौड़ी कोशिकाएं होती, और इनके अंदर रेटिकुलेट थिकनिंग या बॉर्डर बिट्स पाए जाते हैं। और ये जो है संचरण ट्रांसफ्यूज़न टिश्यू की कुछ कोशिकाओं में पैलिसॉइड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बीच में अनुप्रस्थ परतों में फैली हुई होती हैं, और इन्हें हम सेकेंडरी या एसेसरी ट्रांसफ्यूज़न टिश्यू कहते हैं। साइकस की जो पार्श्व शिराएँ हैं, इन पार्श्व शिराओं का अभाव होने के कारण इनके अंदर जो संचरण और वाटर के संचरण का और पोषण का जो कार्य है वो इन्हीं ट्रांसफ्यूज़न टिश्यू के द्वारा संभव होता है। पर्णक लीफलेट की जो मध्य शिरा है उसके अंदर केवल एक ही वस्कुलर बंडल पाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम में कि ये केवल एक ही वस्कुलर बंडल पाया जाता है, और ये जो वस्कुलर बंडल है ये इसके चारों तरफ एक बंडल शीथ भी होती है, और इसके अंदर ये वस्कुलर बंडल कंजॉइंट और कोलैटरल ओपन होता है, और जाइलम डिप्लोजाइलिक स्थिति पाई जाती है। सेंट्रीपिटल जाइलम, जैसा कि हमने रैचिस में देखा था, सेंट्रीपिटल जाइलम यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस तरह से वाई के आकार में बना हुआ है। ये जो है वाई के आकार का, ये वी के आकार का, इस तरह से ये सेंट्रीपिटल जाइलम। तो सेंट्रीपिटल जाइलम बड़ा और त्रिकोणा होता है, और इसकी दोनों पार्श्व सतह पर, इस तरफ और इस तरफ, दोनों पार्श्व सतह पर सेंट्रीफ्यूगल, ये जो डार्क कलर के आपको दिख रहे हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल जाइलम होता है। फिर छोटे छोटे से समूह में ये सेंट्रीफ्यूगल जाइलम पाया जाता है। फिर जाइलम की निचली सतह पर, ये निचली सतह पर ये फ्लोएम पाया जाता है, मतलब लोअर एपिडर्मिस की साइड में ये फ्लोएम, उसकी तरफ मतलब फ्लोएम पाया जाता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा और सीट्यूब से निर्मित होता है, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की एक पतली परत, जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये जाइलम, ये फ्लोएम, इसके बीच में एक पतली सी, ये इसको इस लाइन से दर्शाया गया है। तो ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक पतली सी परत पाई जाती है। इस प्रकार से ये जो है लीफलेट का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, कि डिप्लोजाइलिक स्थिति है, सनकन स्टोमेटा है, विंग्ड स्ट्रक्चर है, मतलब विंग वाली लीफ में बीच में से मध्य शिरा का रीजन जो है वो थोड़ा सा मोटा होगा, और बाकी वो अंदर की जो पार्श्व भाग है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होकर विंग्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये साइकस का लीफलेट का स्ट्रक्चर होता है। धन्यवाद।